बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। बांग्लादेशी हुकूमत को हो क्या गया है, एक मरतबा फिर बांग्लादेशी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और उसके अलावा तलबा यहाँ पर जीत चुके हैं। शेख हसीना वाजिद जो अपने अंदर एक आमिर साबित हुई हैं, एक डिक्टेटर साबित हुई हैं, वो नाकाम हो चुकी हैं। ये तमाम तर मामला आपके सामने रखेंगे खुलकर, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। बांग्लादेश में आपने मुजाहरे देखे, मुजाहरों के दौरान आपने पुरतशद्दुद वाक़यात भी देखे। न सिर्फ पुरतशद्दुद वाक़यात देखे, बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि बांग्लादेशी पुलिस है और बांग्लादेशी जो एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने किस अंदाज से लोगों को मारा पीटा। और फिर आपने एक और शख्स जिसका नाम अबू सईद था, उसकी वीडियो भी मुलाहिज़ा फरमाई होगी कि वो किस तरह से अपना सीना पेश कर रहा होता है। और शायद उनके इस अंदाज की वजह से बांग्लादेशी जो तलबा हैं वो जीत चुके हैं। बांग्लादेश में कुल मिला के जो कोटा हुआ करता था, यानी 56%, और उसके बाद बाकी 44% बनता है जो कि मेरिट है सरकारी मुलाजमतों में। जब 56% चला जाए एक जानिब, बाकी फिर जो वहाँ पर बेरोज़गार अफराद हैं, जो जॉब्स से ताल्लुक़ नहीं रखते, जिनके पास कोई जॉब्स नहीं है, रोज़गार के वसाइल नहीं हैं और जीने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो एहतजाज करेंगे। और बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क की तरह वहाँ तलबा हर साल यानी लाखों की तादाद में फ़ारिग़ तहसील होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से। उसके बाद वो जॉब की तलाश करते हैं, और ऐसे मौके में जब वो जॉब की तलाश करें और उन्हें हुकूमत ये कहे कि साहब ये हमने जो कोटा रखा हुआ है ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखा हुआ है 30%, उसके बाद 10% किसी और के लिए, ख़वातीन के लिए हो गया, और उसके बाद फिर किसी और के लिए, यानी जो बांग्लादेश में टिपिकल कवानीन है उसमें फिर आपने ये भी रखना होता है कि यार जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी रख दिया, किसी और के लिए भी रख दिया। तो बांग्लादेश में बड़े कवानीन है इस कोटे के हवाले से, लेकिन ये ख़त्म हो चुका है। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश ने सुनाया। आपने अंदाज़ा लगाया कि जिस अंदाज से शेख हसीना वाजिद ने ये कहा कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, और फिर उन्होंने तड़ियाँ लगाई, धमकियाँ दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उनकी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखें, शेख हसीना वाजिद अब उस फ़ैसले को मान रही हैं, लेकिन तलबा ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस फ़ैसले को मानने से काम नहीं चलेगा। आपने जो कुछ किया हुआ है, 600 तलबा गिरफ्तार हैं, अब भी सैकड़ों तलबा अपनी जान दे चुके हैं, और उसके अलावा सैकड़ों तलबा इस वक्त ज़ख्मी हैं, अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। उनके लिए भी तो कुछ कीजिए ना, उनके लिए भी आपने जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाने होंगे, उसके बाद ये काम चलेगा। और उसके अलावा इस वक्त ये भी हो रहा है बांग्लादेश में, जो हुकूमत तो कह रही है कि भाई हम फ़ैसला मान रहे हैं, आप अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। तलबा कह रहे हैं कि हम एहतजाज नहीं ख़त्म कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहने लगा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश का फ़ैसला आ गया कि जिस फ़ैसले में ये बताया गया कि साहब ये जो मुलाजमतें हैं ये सिर्फ 7% रहने दी जाएं, सरकारी मुलाजमतें कोटे पर। उसके अलावा ये तमाम तर मुलाजमतें यानी 93% अब मेरिट पर होगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर कोटा सिस्टम है तो वो मेरिट की लताड़ है, यानी मेरिट को मार देता है, मेरिट को कुचल देता है, मेरिट को रौंद देता है। आप अपने तलबा को ये पैगाम दे रहे होते हैं, आप अपने उस तबके को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यही काम करना है, बैठ के खाना है, आपके लिए हमने मुलाजमतों का एक कोटा रखा हुआ है। तो बांग्लादेश में भी यही हालात इस वक्त हैं। तलबा क्या चाहते हैं? तलबा ये चाहते हैं कि सिर्फ ये काम नहीं चलेगा कि आपने ये कहा है कि आप फ़ैसले को मान रहे हैं, आपने पहले कर्फ्यू ख़त्म करना होगा। एक ऐसी सूरत हाल कि आप अंदाज़ा करें कि बांग्लादेश में कर्फ्यू लगाने के बाद ये ऐलान कर दिया गया था कि अगर कोई भी शख्स आपको मुजाहरा करता हुआ नज़र आएगा तो उसको गोली मारी जाएगी। तो लोगों ने कहा भाई अब तो गोली मारने तक का हुक्म है, लेकिन उसके बावजूद भी तलबा वहाँ पर अपना जो सीना है वो पेश करते दिखाई दिए। और ज़ाहिर है तलबा और क्या चाहते हैं,
وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ سروسز آپ نے معطل کر رکھی ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو ڈھکوسلا ہے فیصلہ ماننے کی جو بات ہے وہ کر دی اور اس کے بعد ہم مان جائیں، ہم احتجاج ختم کر دیں۔ لیکن طلباء یہ چاہتے ہیں جو تعلیمی ادارے آپ نے بند کیے ہیں غیر معینہ مدت کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو درس گاہیں ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، تو ایسے موقع پر جب پورے ملک کے تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت کے لیے بند ہوں تو وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ تو طلباء یہ چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ احتجاج ایسے ختم کیا جائے جو آپ کہیں اور ہم مان لیں۔ یہ بنگلہ دیشی طلباء ہے اور بنگلہ دیشی طلباء کی یہ جو تحریک ہے اس نے باقی لوگوں کو یا باقی دنیا کو ایک پیغام دیا ہے، ایک روح ضرور پھونک دی ہے کہ ایسے بھی احتجاج ہو سکتا ہے، ایسے بھی مظاہرے ہو سکتے ہیں اور ایسے بھی اپنے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کروائے جا سکتے ہیں۔ فریڈم فائٹرز کے نام پر ایک کوٹا بنگلہ دیش میں جو 30% تھا، 30% سرکاری ملازمتوں میں تھا، وہ ختم ہو گیا۔ 3 دن پہلے ایک فیصلہ آیا جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جس سے شیخ حسینہ واجد جو کہ ڈکٹیٹر، میں ان کو ڈکٹیٹر کہتا ہوں کیونکہ ان کے کچھ ایسے فیصلے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ورلڈ کپ کہہ رہا ہوں، ایشیا کپ کا ایک میچ ہو رہا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، وہ پاکستان نے جیتا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آفریدی نے بڑے چھکے مارے تھے اس میں، تو بنگلہ دیشی جو خواتین تھیں ان کی ایک رونے کی ویڈیو بھی آئی، اس میں پھر شیخ حسینہ واجد جو کہ 15 سالوں سے رول کر رہی ہیں، یہ ان کا چوتھا اس وقت موقع ہے، شیخ مجیب الرحمان کی یہ صاحبزادی ہیں لیکن اپنے اندر ایک ڈکٹیٹر ہیں۔ انہوں نے اس پاکستان کے میچ جیتنے کے بعد کیا کیا تھا؟ یہ کیا تھا کہ اسٹیڈیم میں پاکستانی پرچم لہرانے پر پابندی عائد کر دی تھی، یہ ہوا تھا۔ تو یہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ ہیں اور طلباء ایک بنیادی مطالبہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ایک بنیادی مطالبے پر حکومت کے جھک جانے پر بھی طلباء تحریک دم توڑتی دکھائی نہیں دے رہی، اور احتجاجی طلباء کا مطالبہ ہے کہ ملک بھر سے کرفیو ختم کیا جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کرفیو کا اعلان کر رکھا ہو اور آپ نے تمام تر معمولات زندگی متاثر کر رکھے ہوں اور آپ نے یہ بھی امید لگا رکھی ہو کہ اب جو چیزیں ہیں وہ معمول کی طرف جائیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد مطالبہ یہ بھی ہے کہ ملک بھر سے کرفیو ختم کیا جائے، انٹرنیٹ سروس بحال کی جائے، بنیادی ترین چیز ہے۔ یعنی آپ کسی بھی ملک میں اگر کوئی پہلا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی، اور اس کے علاوہ صرف انٹرنیٹ سروس کنیکٹیوٹی کا نام نہیں ہے، یہاں لوگ کافی فری لانس کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ فری لانسرز اپنا کچھ ظاہر ہے وہ دیکھیں گے نا کہ یہ والے حالات ہیں، تو ان میں طلباء بھی ہوتے ہیں اور طلباء اکثر یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو جھڑپیں ہوئیں ان میں جو لوگ زخمی ہوئے، جو لوگ یعنی اس تحریک کی نظر ہو گئے، تو ان کے لیے کیا اعلان ہے؟ بنگلہ دیش میں تو کچھ بھی نہیں کیا گیا ابھی تک، تو ان کے لیے بھی کچھ اعلان کریں کہ جو سینکڑوں لوگوں کو آپ نے بھون ڈالا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، ان پر چھلنی کر دیا ان کا سینہ، تو کم از کم ان کے لیے بھی ایک اعلان ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ان کی رہائی کے حوالے سے جو 600 افراد گرفتار ہیں ان کے لیے بھی ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کوئی چیز حکومت نے نہیں کی، مطالبات ضرور پیش کرتے ہوئے دکھائی دیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سیاسی مبصرین جو بنگلہ دیش میں ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمتوں کے کوٹے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کر لیے جانے پر بھی امن کی بحالی کے آثار نہیں ہیں۔ اس وقت بھی کرفیو ہے، اس وقت بھی انٹرنیٹ سروسز متاثر ہیں، اور اس وقت بھی جو لوگ ہیں، جو طلباء ہیں وہ گرفتار ہیں، 600 سے زائد طلباء گرفتار ہیں، اور اس وقت بھی ایسی ہیجانی کیفیت ہے جو سب یعنی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ایسے ہو رہا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فیصلہ مانتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ان پرتشدد واقعات میں 150 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے۔ یہ بنگلہ دیشی حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ چند پولیس اہلکار بھی اس کی نظر ہو گئے، اور ہزاروں زخمیوں میں 1000 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ میں پہلے سینکڑوں کہہ رہا تھا لیکن
हज़ारों ज़ख्मी हैं इस वक्त और उनमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने एक हफ़्ता पहले फ़ौज को हुक्म दिया था कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर आने वालों को देखते ही गोली मारी जाए और आर्मी चीफ ने यह हुक्म मानने से माजरत कर ली थी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ये माजरत कर ली थी कि हम गोली नहीं मार सकते अपने ही शहरियों को। उनका कहना था कि अपने ही मुल्क के बेटों और बेटियों पर गोली नहीं चलाई जा सकती। 2 हफ्तों से जारी बदअमनी के बायस मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां ठप हैं। ढाका समेत तमाम बड़े शहरों में कर्फ्यू के बायस दफातर, फैक्ट्रीज, शॉपिंग मॉल्स और दीगर कारोबारी मुकामात बंद हैं। हुकूमत का मखमसा भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कभी वो अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो तलबा की तहरीक को हाईजैक करके हुकूमत को गिराने के दर पे है और कभी किसी बैरूनी हाथ का जिक्र करती है। यहाँ तक कि शेख हसीना वाजिद से जब ये मुतालबा किया गया कि आपने ये जो कोटा है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ किया है, तो उन्होंने कहा ये कोटा ख़त्म नहीं होगा। लोगों ने कहा कि देखें, हमारा ये हक़ है बुनियादी तौर पर कि ये कोटा ख़त्म हो और जो मेरिट पर मुलाजमत हैं हम भी उसमें अहल होंगे और वो जो भी उसमें शरीक होंगे वो सब अहल होंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ना पाकिस्तानी एजेंट हो। वहाँ देखें, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ऐसे ही हो रहा है कि दूसरे मुल्क का एजेंट करार दिया जा रहा है लोगों को जो अपने ही मुल्क में रहकर अपने ही जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे अपना हक़ तलब कर रहे हैं, हक़ का मुतालबा कर रहे हैं और उनको यही कहा जा रहा है कि आप नहीं, आप तो एजेंट हो। तो ये इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल शेख हसीना वाजिद भी बिल्कुल ऐसे ही कह रही हैं। या तो वो कह रही हैं कि आप रज़ाकार हैं या फिर वो ये कह रही हैं कि आप पाकिस्तानी एजेंट हैं। पाकिस्तानी एजेंट वो उन मानों में कह रही हैं क्योंकि जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़कर ही 1971 वाली जो सुकूत ढाका हुआ था वो यकीनी बनाया था। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। और बांग्लादेश से मुत्तसिल भारत की मशरक़ी रियासत मग़रबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 4 दिन पहले कहा था कि अगर बांग्लादेश में हालात बहुत अबतर हो जाएंगे तो उनकी हुकूमत वहाँ से आने वाले पनाहगज़ीनों को कबूल करने के लिए तैयार है। तो यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है ना कि भाई राहें खुली हैं, जितने भी रिफ्यूजीज़ होते हैं उनको यानी गुडविल जेस्चर के तौर पर या फिर इजहार यकजहती के तौर पर उनको लाया जाता है कि आप आएँ। जैसे गज़ा में, जैसे बर्मा में और उसके अलावा बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं और अफ़गानिस्तान से भी, जहाँ जंग जारी होती है तो ये ऑफ़र की जाती है। उसके बाद ये भी है कि बांग्लादेशी हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल इस पर ज़ाहिर किया था और नई दिल्ली को एहतजाजी मुरासला भी उन्होंने भेज दिया था। लेकिन देखें हालात किस कदर जा रहे हैं। हालात अब भी बेकाबू हैं। शेख हसीना वाजिद हैं जो कि परेशान हैं, जो कि लाचार हैं, बेबस हैं, उनको कोई राह नज़र नहीं आ रही। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।